हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक साइंस का ऐसा टॉपिक जहां से कोई भी एग्ज़ाम हो डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज हम पूरी तरीके से अच्छे से जानेंगे। और बेसिकली मैंने आप पे सब कुछ लिख रखा है जो भी एग्ज़ाम्स के पॉइंट्स के थ्रू देखना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखा, लाइसोसोम के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था, तो उसको भी देख लीजिएगा। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हम इसे एक और नाम से जानते हैं, सूत्रकर्णिका। माइटोकॉन्ड्रिया तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी में इसको सूत्रकर्णिका कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो आप पहले से ही रूबरू रहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग सूत्रकर्णिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कोशिका द्रव्य में देखने को ये मिलता है। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज सबसे पहले 1890 में अल्टमैन ने की थी। 1890 में अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन ने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था, ठीक है। बायोब्लास्ट के रूप में इन्होंने अल्टमैन ने इसकी खोज 1890 में की थी। लेकिन बाद में बेंडा नामक एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। बायोब्लास्ट किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकर्णिका, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। अब एक सबसे अच्छा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका का श्वसन स्थल है, यानी कोशिका जहाँ सांस ले सकती है, सांस लेती है, वो यही स्थान है। कोशिका का श्वसन स्थल यही माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर इसके आकार की बात करें हम लोग, तो इसका आकार और आकृति परिवर्तनशील होता है, ठीक है। इसका आकार और आकृति परिवर्तनशील होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक बता दूँ कि प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी झिल्ली और एक अंतः झिल्ली से चारों ओर से घिरी रहती है, जिनके बीच में एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे मैंने नोट्स में एक पिक्चर बनाया है, उसमें सब कुछ अच्छे से डिटेल्स में बताया है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने एनसीईआरटी के कोर्स में इसको डाल रखा है, तो उसको आप ज़रूर पढ़िए जो लोग कोर्स को ज्वाइन कर रखे हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या विभिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होते हैं। इनका कोई निश्चित संख्या नहीं होता है, भिन्न भिन्न कोशिकाओं में अलग अलग होती हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि एक कोशिका में 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, लगभग ये आमतौर पर देखा जाता है, माना जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि जीवाणुओं में सूत्रकर्णिका की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान देना है कि जीवाणुओं में सूत्रकर्णिका नहीं होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जीवाणुओं में 0 होता है, जीवाणुओं में इनकी संख्या नहीं होती है। जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पादप कोशिकाओं की तुलना में ज़्यादा होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन होता दोनों में है, पादप कोशिकाओं में भी जंतु कोशिकाओं दोनों में होता है, लेकिन जंतु कोशिका में पादप की तुलना में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या देखने को मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट इसको याद रखिएगा। अब देखिए संरचना की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली बाहरी झिल्ली होता है, अंतः झिल्ली होता है, क्रिस्टी होता है, और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्रिस्टी। और एक होता है मैट्रिक्स, अधात्री जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन हमेशा क्रिस्टी से भी पूछे गए हैं, तो इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बाहरी झिल्ली। देखिए फ्रेंड्स, बाहरी झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने नोट्स में आपको बताया, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। और बाहरी झिल्ली में अगर आप देखोगे तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का लगभग आप देखोगे तो इस तरह से यहाँ पे डॉट 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 देखने को मिलेगा। और ये डॉट डॉट क्या होता है, तो इसमें धंसे हुए ये प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, और इस प्रोटीन को हम लोग पुरीन कहते हैं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि पुरीन किसका भाग है, पुरीन कहाँ पर मिलता है, तो ये आपका बाहरी झिल्ली में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी झिल्ली में पुरीन देखने को मिलता है। और पुरीन है क्या, तो बड़ी संख्या में धंसे हुए प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, धंसे हुए प्रोटीन्स होते हैं। ये पिक्चर मैंने आपको अच्छे से नोट्स में बनाया है, एक बार आप ज़रूर चेकआउट करिए। तो ये तो क्लियर हो गया बाहरी झिल्ली। अब आता है भीतरी झिल्ली या फिर अंतः झिल्ली। तो देखिए अंतः झिल्ली पर एटीपी संश्लेषण का जो प्रक्रिया होता है, एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया, वो अंतः झिल्ली पर ही होता है, भीतरी झिल्ली पर ही होता है। बस इसमें इतना ध्यान रखें।
अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्रिस्टी। क्रिस्टी भीतरी झिल्ली में कई उभार यानी प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, उसे ही हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, कई उभार होता है जिसे हम लोग क्रिस्टी देख कहते हैं। पिक्चर्स देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे है कि क्रिप्स चक्र का जो संचालन होता है, क्रिप्स साइकिल जो होता है वो क्रिस्टी में ही संपन्न होता है, क्रिस्टी में ही संपन्न होता है। इसलिए क्रिस्टी का महत्वपूर्ण योगदान होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, अब आता है हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या हमें याद रखना है? अधात्री, जिसको हिंदी में कहते हैं, आंतरिक झिल्ली से घिरे हुए स्थान में भरे द्रव को, आंतरिक झिल्ली से घिरे हुए जो भी स्थान होता है उसमें जो द्रव है, भरे द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैट्रिक्स जो है इंजन ऑयल की भांति कार्य करता है। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन जो है वो इंजन ऑयल की भांति कार्य करता है, इंजन ऑयल के रूप में जाना जाता है, तो वो आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, लिक्विड है। और राइबोसोम के जो कण होता है, राइबोसोम के कण, वो भी आपका मैट्रिक्स में ही देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रियल जो माइटोकॉन्ड्रियल अंगक है, यानी इसके जो विभिन्न भाग हैं, अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम आदि को एक दूसरे से अलग रखता है, यानी एक दूसरे में सटने नहीं देता है, घिसने नहीं देता है। कौन? तो वो आपका है मैट्रिक्स। जब इस चीज़ को समझना है तो सबसे पहले आपको पिक्चर देखना पड़ेगा, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के फिगर हैं। तो उस फिगर को मैंने नोट्स में अच्छे से बना रखा है। फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग नोट्स को एक बार पढ़िए। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, जिनको नहीं पढ़ना है वो लोग बिल्कुल भी ना जुड़े, क्योंकि बहुत कम कीमत के साथ आपको दी जाती है, फिर भी आप जुड़ करके पढ़ोगे नहीं तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। तो आप लोग ना जुड़े। ठीक है, जिनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है चीज़ों को, वो जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिकली यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो मैंने लिख रखा है। जैसे कोशिकीय श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन कार्य क्या है? तो कोशिकीय श्वसन करना। एटीपी का संश्लेषण, भंडारण और परिवहन यहीं पे होता है। एटीपी का संश्लेषण, भंडारण, परिवहन यहीं पे होता है। और ये तीनों घटनाएं, ये तीनों जो कार्य, संश्लेषण, भंडारण और परिवहन होने के कारण इसे कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह के रूप में हम लोग जानते हैं। और यही क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाने की चांसेस है वो यही है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, जिससे बहुत मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, प्राप्त होती है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कोशिका का शक्ति गृह। ठीक है, न्यूरॉन्स में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरो हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो न्यूरो हार्मोन्स के निर्माण में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट है कि लीवर की कोशिकाओं में अमोनिया को डिटॉक्स करने में मदद करता है। लीवर में जो भी उपस्थित अमोनिया होता है उसे डिटॉक्स करने में माइटोकॉन्ड्रिया ही सहायता करता है। अब एक प्रश्न यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है ग्लाइकोलिसिस। एसआई मेंस में भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होना, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होना उसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और कोशिकीय श्वसन का ये प्रथम चरण होता है। जैसे कि हम जानते हैं ना कि कोशिका श्वसन इसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्थल माना जाता है, कोशिका श्वसन का स्थल माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो कोशिका श्वसन का जो प्रथम चरण है वो आपका है ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए कि ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का परिवर्तन, पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है, कोशिका श्वसन का प्रथम चरण है, यहाँ पे ये पॉइंट है। और इसको अन्य नाम, ग्लाइकोलिसिस का अन्य नाम क्या होता है? तो ईएमपी मार्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ईएमपी मार्ग के नाम से जाना जाता है। और ग्लूकोज के एक अणु में, यही प्रश्न आया था कि ग्लूकोज के एक अणु में कितने पायरुविक अम्ल बनता है? तो ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुविक अम्ल बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई गई वो तो कुछ शॉर्ट में मैंने आपको बताया, लेकिन इसको और भी अच्छे से आप जानना चाहते हैं तो आप नोट्स को पढ़ सकते हैं। उसमें और भी मैंने डिटेल्स में थोड़ी बहुत लिखी हुई है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी दिए हुए हैं, तो आप जा करके उसको पढ़िए। साथ ही साथ लाइसोसोम वाला जो चैप्टर मैंने आपको कराया था उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्प किया हो, आपको अगर लगा कि ये वीडियो से आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आएँ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए।
हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।